हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो आज जो है हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो है लेक्चर नंबर 3 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एनसीआर और एनपीआर की जो है कुछ थ्योरी और पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग मालूम है कि एनसीआर और एनपीआर पे कोई खास थ्योरी है नहीं, केवल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में इसको हम लोगों ने चैप्टर को डिवाइड कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चनों के हिसाब से हमारे पास थ्योरी डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थ्योरी हमने पहले से ही बताया था कि इसमें नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के हिसाब से जो है इसको अलग अलग डिवीजन में ब्रेक किया हुआ है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें थ्योरी में बन सकते हैं। ठीक है, बेसिकली तो वही है कि एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, सभी को क्लियर ही हो चुका है। और कब एडिशन रूल लगता है, कब मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है, ये भी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से आइडिया लगाया हुआ है। तो अब जैसे मान लो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमने उनसे कहा कि हमारे पास एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, एक 4 है और एक 5 है। तो तुमसे कह दिया जाए कि यार इससे 5 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। ठीक है, तो यार 5 डिजिट के नंबर्स बनाने के लिए तो बहुत आसान काम है। ठीक है, बॉक्स मेथड से कर लेंगे कि हमने इसको बताया था कि 5 नंबर हैं, तो पहले यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। तो ये 5C1 तरीके से पहला डिजिट भर दिया, 4C1, 3C1, 2C1 और फिर 1C1। तो इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, इसके 3 तरीके, इसके 2, इसके 1। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो फैक्टोरियल 5 यानी 120 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन हो गया। मान लो हम तुमसे इस क्वेश्चन में एक आए कि फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स। ये जो तुम्हारे पास जो 120 नंबर बने हुए हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि यार उन सभी का जो है सम निकल के आ जाए। तो अब हम अगर सीधे तरीके से सोचे, इतने सारे नंबरों का जो सम है वो निकालना इतना आसान तो है नहीं, तो इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया है कि हमें यहाँ पे काउंटिंग या एडिशन इतना ना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम उसको आसान तरीके से कैसे सोच सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने कहा कि एक नंबर 365 है और एक नंबर मान लो हमने कह दिया कि 421 है। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो हमने इसके यूनिट प्लेसेस ऐड कर लिए, कितना आ गया 6। और फिर हमने इसके 10th प्लेसेस ऐड कर लिए, वो कितना आ गया 8। फिर हमने इसके 100 प्लेसेस ऐड कर लिए, वो कितना आ गया 7। तो अब यहाँ 6 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि ये जो प्लेस है वो यूनिट प्लेस का सम 6 आया था। ठीक है, 8 क्या है, 10th प्लेस का सम है, तो इंटू 10 की पावर 1 कर दिया, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो 65 है, 21 है, तो नहीं, ये जो है 6, ये जो 6 है वो 60 के हिसाब से बिलोंग कर रहा है। ये 2 की पोजीशन क्या बता रही है 20, ये 3 की पोजीशन क्या बता रही है 300, ये 4 की पोजीशन क्या बता रही है 400। तो कहने का मतलब है कि हमने अलग अलग प्लेसेस के नंबर ऐड किए, यूनिट प्लेसेस का नंबर 6 हो गया सम, और 10th प्लेसेस का सम 8 आ गया, 100 प्लेसेस का सम 7 आ गया, पर ये 7 इंटू 100 है, ये 8 इंटू 10 है, ये 6 इंटू 1 है। तो अब इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो बहुत आसानी से इसका सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 700 हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 786 इज द सम। तो सम करने का ये भी तरीका है कि हम क्या करते हैं कि चीज़ों को जो है अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से ऐड कर लेते हैं। यूनिट प्लेसेस का सम अलग से निकाल लिया, 10 प्लेसेस का सम अलग से निकाल दिया, 100 प्लेसेस का सम अलग से निकाल दिया और उन सारी चीज़ों को ऐड कर लिया। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में हम इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन में हमारे पास जो डिजिट्स थी वो क्या थी 1 2 3 4 5। फाइंड क्या करना है मेरे को, फाइंड करना है सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल द 5 डिजिट्स। ठीक है, और दिया हुआ है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। वो साफ साफ हमने जब कहते हैं कि सब ये 5 डिजिट को यूज करना है, तो इसका मतलब इन्हीं 5 से बनाना है, कोई छठी डिजिट लेनी नहीं है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, जो यानी अभी जब उन्होंने ऊपर 120 नंबर बनाए थे उन्हीं का तुम्हें सम निकालना है। ठीक है, तो उन्हें हम सम को निकालने से पहले जो है यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सम ऑफ यूनिट प्लेसेस निकालते हैं। सम ऑफ यूनिट प्लेसेस निकालने के लिए क्या किया हमने कि कहीं ना कहीं शुरुआत में यहाँ पे यूनिट प्लेस में 1C1 तरीके से 1 आ सकता है, 1C1 तरीके से 2 आ सकता है, 1C1 तरीके से 3 आ सकता है, 1C1 तरीके से 4 आ सकता है। ये केवल यूनिट प्लेसेस का सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 1C1 तरीके से 5 आ सकता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट वाली प्रॉब्लम्स हमने देखा था कि जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस जो है अगर 1 है, तो ये जो 4 प्लेसेस है उनको कैसे इंटरचेंज करा सकते हो 4 फैक्टोरियल तरीके से। 1 अगर फिक्स हो चुका है तो अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ सकते हैं 2 3 4 या 5।
तो उन 4 नंबर को इंटरचेंज कैसे करेंगे? 4 फैक्टोरियल तरीके से। इधर से यहाँ पे अगर 2 फिक्स हो चुका है तो यहाँ 4 फैक्टोरियल तरीके से इसको भर सकते हैं 4 प्लेसेस को। 4 फैक्टोरियल तरीके से अगर यहाँ 3 फिक्स हो चुका है तो भर सकते हैं। यूनिट प्लेस पे अगर 4 फिक्स है तो इन 4 प्लेसेस को 4 फैक्टोरियल से भर सकते हैं। अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ चुका है तो इन 4 प्लेसेस को 4 फैक्टोरियल से भर सकते हैं। तो ये कितने नंबर हो गए? 24 ऐसे नंबर आएंगे जिसमें यूनिट प्लेस पे 1 होगा, 24 ऐसे नंबर आएंगे जिसमें यूनिट प्लेस पे 2 होगा। तो 24 करके ये 5 अलग अलग केसेस बन गए। इन सभी को 24 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 नंबर आ जाएंगे। तो ये वही 120 नंबर है, पर इन सबका टाइप अलग अलग हो गया कि वो 24 नंबर यूनिट प्लेस पे 1 ला रहे हैं, ये 24 नंबर यूनिट प्लेस पे 2 ला रहे हैं, ये 24 नंबर यूनिट प्लेस पे 3 ला रहे हैं, ये 24 नंबर यूनिट प्लेस पे 4 ला रहे हैं, और ये 24 नंबर यूनिट प्लेस पे 5 ला रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर सम ऑफ यूनिट प्लेसेस को देखें तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा 24 बार, 2 आएगा 24 बार, 3 आएगा 24 बार, 24 मतलब फैक्टोरियल 4 बार। ठीक है, 4 आएगा 24 बार, 5 आएगा 24 बार, तो इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 10 टू द पावर 0। वही जैसे हमने 365 को और 421 को जोड़ के दिखाया था कि यूनिट प्लेसेस को 5 और 1 दिया तो 6 हो गया था। 6 इंटू 10 की पावर 0। जब हम 10th प्लेस को निकाल रहे थे सम को, 10th प्लेस के सम को, तो क्या हो गया था? 10 प्लेसेस के सम को निकालने के लिए 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जब 100 प्लेसेस के 100 प्लेसेस का सम निकालते थे तो उसमें 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये क्या चीज आ गई? सम ऑफ 10th प्लेसेस, सॉरी सम ऑफ यूनिट प्लेसेस ऑफ दीज 120 नंबर्स। जो तुम्हारे 120 नंबर बन रहे थे उनके यूनिट प्लेसेस का सम आ गया। अगर हम यहाँ पे हल्का सा चेंज करते हैं, 10 की पावर 0 की जगह 10 की पावर 1 कर दें, तो ये क्या आ जाएगा? सम ऑफ 10th प्लेसेस आ जाएगा। इसको भी जरा समझने की कोशिश करो। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर केस है कि यहाँ पे कभी ना कभी 1 आएगा। जब हम 10th प्लेसेस को देख रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे ध्यान ना दें, बाकी प्लेसेस पे कोई ध्यान ना दें, केवल हमको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि 10th प्लेस पे क्या आ रहा है। तो 1C1 तरीके से 1 आएगा। इसके भी 5 अलग अलग केस बन जाएंगे कि 1C1 तरीके से यहाँ पर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आखिरी में 5 आएगा। ये हमें 1 2 3 4 5 का यूज करना है। तो यहाँ 1C1 तरीके से 5 आ गया, 1C1 तरीके से 4 आ गया, 1C1 तरीके से 3 आ गया। ठीक है, तो हर बाकी जो 4 प्लेसेस बचेंगे, यहाँ पे 3 प्लेस और एक ये यूनिट प्लेस, तो ये जो हमारे पास जो प्लेस भरेंगे उसको कैसे भरोगे? फैक्टोरियल 4 तरीके से, फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो ये भी 24 नंबर आ गए। एक तरह से हैं तो वही 120 नंबर, पर हमारा ध्यान कहाँ पर इस समय इन 120 नंबरों पे? हम किस तरह से इसको अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं केसेस को, कि हम यूनिट प्लेसेस को देखते हुए चल रहे हैं। तो 24 120 केस हमारे 5 केस बन गए, तो 120 टोटल नंबर हमारे तैयार हो गए। तो अब हमारे पास जो सम ऑफ 10th प्लेसेस की बात करें तो सम ऑफ 10th प्लेसेस जो आएगा क्या जाएगा? 1 आएगा 24 बार, 2 आएगा 24 बार, 3 आएगा 24 बार, 4 आएगा 24 बार, 5 आएगा 24 बार, 24 मतलब फैक्टोरियल 4। लेकिन इनकी जो वैल्यू होगी 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो ये 10th प्लेसेस का सम आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल 120 नंबर्स, जो हम यहाँ पे सारे नंबरों से सम निकालेंगे, तो केवल अंतर यहाँ पे क्या आएगा? एक बार 10 की पावर 0 आ रहा था, अगली बार 10 की पावर 1 हो गया, फिर 2 होएगा, फिर 3 होएगा, फिर 4 होएगा, क्योंकि हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ पे सम ऑफ 120 नंबर्स जो इतने होंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 10 टू द पावर 0 + 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर 2 + 10 टू द पावर 3 + 10 टू द पावर 4। तो ये सारे केस हमारे ऐड हो गए, और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि हमें उन सारे नंबर्स का सम निकालना है जो हम इन 5 डिजिट से बना सकते हैं विदाउट एनी रिपीटिशन। ठीक है, तो वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसको हम लोगों ने क्या किया कि यूनिट प्लेसेस का सम पहले अलग निकाला, फिर 10th प्लेसेस का सम अलग से निकाला, फिर 100 प्लेसेस का, फिर 1000 प्लेसेस का, फिर 10,000 प्लेसेस का। ठीक है, तो होप कि कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में अगर कह रहे हैं कि रिपीटिशन को अलाउड कर दिया जाए, यानी अगर हम यहाँ से जो है रिपीटिशन अलाउड करा दें, तो अगर रिपीटिशन अलाउड करते हैं तो टोटल कितने नंबर्स पहले बनेंगे, और हमें उन टोटल नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, तो टोटल नंबर्स निकालना तो बहुत आसान है कि बॉक्स मेथड से देखा जाए तो यहाँ पे हर प्लेस को भरने के अब 5 तरीके होंगे। पहले क्या था कि जो प्लेस भरता जा रहा था उसमें एक नंबर कम होता चला जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर हम रिपीट कर सकते हैं। तो 5C1 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 यानी 5 की पावर 5 नंबर्स बनेंगे। और ये हमसे नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है इन 5 की पावर 5 नंबर्स का सम बताना है।
ठीक है, कि इन सभी का जो है वो सम क्या होगा। तो पहले 120 नंबर बन रहे थे, अब 5 की पावर 5 नंबर्स बन रहे हैं और सम निकालना है। तो अगर हम यूनिट प्लेसेस का सम निकाल ले जाते हैं तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा, केवल 10 की पावर 0 की जगह 10 की पावर 1, 2, 3 और 4 वेरी करेगा। ठीक है, तो अब हमने कहा कि यूनिट प्लेसेस के लिए हम यहाँ पर जो है 5 केसेस बना ले रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेसेस के लिए हम 5 केसेस बना ले रहे हैं। कभी न कभी यूनिट प्लेस में 1 आएगा, कभी न कभी यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, कभी न कभी यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, कभी न कभी यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, कभी न कभी यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें, जैसे ये हमने 2 लिख दिया तो ये इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए, 1C1 कर कैसे लिखना चाहिए, यहाँ पर यहाँ पे 1C1 भरने के तरीके कितने हैं, उसमें भर क्या रहे हैं वो ऊपर से इंडिकेट कर देंगे। 2 यहाँ पे भर रहे हैं और उसको भरने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये तरीका होता है लिखने का। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो है 1C1 लिखेंगे और रखेंगे 3। इसको भी 1C1 कर दिया, लिखा है यहाँ पे 1 भरा गया सब जगह, यहाँ 4 भरा गया, ये 1C1, यहाँ 5 भरा गया। अब यहाँ पर जो है मेरे पास जो 4 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भरने के तरीके होंगे 5C1, ये 5 नहीं भर रहे, 5C1 तरीके से इसको भरने के तरीके हैं। तो ये कितने नंबर बन जाएंगे, 5 की पावर 4। ये कितने बनेंगे, 5 की पावर 4, क्योंकि इनको भी 5 की पावर 4 तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको भी 5 की पावर 4 तरीके से। तो जब यूनिट प्लेस फिक्स होता चला जाएगा तो बाकी के जो 4 प्लेसेस होंगे वो कितने से भर सकते हैं, 5 की पावर 4 तरीके से। पहले कितना आ रहा था, यहाँ पर 24 आ रहा था, फैक्टोरियल 4 आ रहा था जब रिपीटिशन अलाउड नहीं थी। तो यहाँ पे 5 की पावर 4 वाले कितने केस बन गए, 5 केस बन गए। तो 5 की पावर 4 इंटू 5, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 5 की पावर 5। पहले 24 गुणा 5 120 हो रहा था, अब 5 की पावर 4 इंटू 5, 5 की पावर 5 टोटल नंबर्स आ रहे हैं। तो हमने कहा सम ऑफ यूनिट प्लेसेस क्या आएगा, तो सम ऑफ यूनिट प्लेसेस इस क्वेश्चन में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इंटू अब यहाँ 5 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू वही जो टर्म था 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 4 तक का, वो तो आना ही है। ठीक है ना, क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे जब सम ऑफ यूनिट प्लेसेस की बात कर रहे थे तो यहाँ पे केवल 10 की पावर 0 आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जब हम टोटल सम निकालेंगे, अभी तो फिलहाल ऊपर हमने लिखा हुआ है सम ऑफ यूनिट प्लेसेस। ठीक है, तो सम ऑफ यूनिट प्लेसेस तुमने बता दिया ये आएगा। जब हम सम टोटल करना चाहेंगे कि हमें जो इन पूरे 5 की पावर 5 नंबर्स का सम निकालना है, तो बस हमारा जो यहाँ पर वैल्यू होगी बदलेगी। जब हम 10th प्लेसेस के लिए करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 प्लेस का आ जाएगा, फिर 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 प्लेस का आ जाएगा, और 10 की पावर 4 करेंगे तो 10,000 प्लेस का आ जाएगा। तो यानी टोटल 5 डिजिट का सम निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा मेरे पास, सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 टू द पावर 5 की पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्लियर, ठीक है, तो बहुत से लोग इसको फॉर्मूले की तरह रट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जैसे मान लो कोई नंबर रिपीट करा दें, ठीक है, कि हम 2 बार 2 ले लें या 2 बार 3 ले लें या 3 बार 4 ले लें, तो फिर ये फॉर्मूला हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कि कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कहाँ आएगा, कभी यूनिट प्लेस पे आएगा, कभी 10th प्लेस पे आएगा, कभी 100 प्लेस पे आएगा, कभी 1000 प्लेस पे, कभी 10,000 प्लेस पे, कितनी बार आएगा, 5 की पावर 4 बार आएगा। तो पहले यूनिट प्लेस के लिए देखा कि 1 जो है यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा, 5 की पावर 4 बार, और जब यूनिट प्लेस की बात आएगी तो 10 की पावर 0 की पोजीशन लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाता है कि कौन कितनी बार आ रहा है और कहाँ आ रहा है। ठीक है, कौन नंबर कितनी बार आ रहा है और कहाँ आ रहा है, यूनिट प्लेस पे आ रहा है कि 10th प्लेस पे आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट इस पे रहता है। तो इस पे अभी हम लोग जो है अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट कर लेंगे, तो उसमें 2 डिजिट एक जैसी हो, 3 डिजिट एक, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, तब एक क्वेश्चन इसका और देखेंगे वहां पर। ठीक है, अभी फिलहाल हमने क्या सोचा था कि सारे डिजिट जो है डिस्टिंक्ट है, रिपीटिशन यहाँ पे हम नहीं ले रहे थे कि कोई डिजिट 2 बार नहीं आ रही है। ठीक है, सारे डिजिट जो है हम यहाँ पर अलग अलग मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के हमने क्वेश्चन देखे कि एक में जो है था कि कोई नंबर हमेशा एक एक बार लेना है, और अगली बार क्या किया कि हमारे पास कोई भी नंबर कितनी बार भी लेना है। ठीक है, तो
हम जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चन हम कह रहे हैं, जैसे मान लो एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, फिर एक नंबर 3 है, फिर एक नंबर 3 है। हमसे कह रहे हैं कि इन 5 डिजिट से नंबर जितने बनेंगे, ठीक है, तो उसमें 3 कितनी बार आएगा? 3 बार। और बाकी एक एक बार आएगा, 2 एक बार आएगा। तो इन्हीं 5 से तुम्हें नंबर बनाना है कि उसका सम क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम नहीं करा रहे। जब हम आइडेंटिकल चीजें पढ़ा देंगे कि अलाइक थिंग्स में जब अरेंजमेंट किस तरह से किया था, तो उस पर हमें अरेंजमेंट प्रॉब्लम उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। वहां पे एकदम से 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा जिस तरह से यहाँ पे आ रहा था, तो उसको हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हमने। क्वेश्चन में हमने कहा कि हमारे पास जो है एक नंबर 0 को भी ले रहे हैं। अभी तक हमने 0 को नहीं लिया था। 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। दीज आर द 5 डिजिट्स, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें सम क्या आएगा, सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स क्या आएगा यूजिंग ऑल दीज 5 डिजिट, यानी रिपीटिशन अलाउड नहीं है और हर नंबर को एक एक बार तुम्हें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस टाइप से होगा, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि जब भी 0 जो है, हमारे पास कोई नंबर 0 से स्टार्ट कर गया और 5 डिजिट का नंबर तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा? 4 डिजिट का। जैसे मान लो तुमने एक नंबर बना दिया 4 2 1 3, तो ये नंबर जो है 4213 है। तो यार ये तो हमारे पास 5 डिजिट का नहीं है, लेकिन जब अरेंजमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं शुरुआत में अगर 0 आ गया तो नंबर 4 डिजिट का रह जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे नंबरों को हमें एक्सक्लूड करना होगा, हटाना होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है पहले बिना सोचे समझे, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन करा था वैसे अगर करें, हम मान ले रहे हैं कि 0 जो है एक नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो अब हम 0 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 के हिसाब से अगर सोचें कि यहाँ पर जो है कितने नंबर बनेंगे, फैक्टोरियल 4। बिल्कुल उसी तरह से जो क्वेश्चन हो गया 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 0 आएगा। हर नंबर जो है फैक्टोरियल 4 बार आएगा। और फिर उनकी प्लेसेस, यूनिट प्लेसेस, 10 प्लेसेस, 100 प्लेसेस, 10,000 1000 प्लेसेस, फिर 10,000 प्लेसेस, ठीक है। तो अपने अपने प्लेस के हिसाब से उसकी पोजीशन होएगी, ठीक है। तो ये हमारा सम सही हो सकता था, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या होगी, जब भी नंबर 0 से स्टार्ट कर रहेगा तो वो नंबर 4 डिजिट का बन जाएगा। वो 4 डिजिट कौन सी होंगी? 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 4 से जितने भी 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, उनका जो सम होगा वो अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारा रिक्वायर आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब भी शुरुआत में 0 आएगा तो नंबर जो होगा वो 4 डिजिट का बन चुका होगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें सम कितना चाहिए था? 5 डिजिट का सम चाहिए था, ठीक है। तो हम इसमें माइनस कर दे रहे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। तो ये हमारे आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि यार ये क्या, इन्होंने सर ने क्या माइनस कर दिया, ये क्या चीज आ गई हमारे पास, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या आ गई। तो जैसे अभी तुमने 1 2 3 4 5 से 5 डिजिट के नंबर बनाए थे, ठीक है, उनका सम निकाला था विदाउट रिपीटिशन वाले केस में, सबसे पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो इसी वजह से तुम कह सकते थे कि 1 2 3 और 4 से सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स निकालो, ठीक है, विदाउट रिपीटिशन। तो फिर तुम वही यूनिट प्लेस वाला हम केस बता दे रहे हैं। यूनिट प्लेस में यहाँ पर जो है कभी ना कभी 1 आएगा, कभी न कभी यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, कभी न कभी यूनिट प्लेस पे 3 आएगा और कभी न कभी यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। ये कितने प्लेस रहे होंगे? 3। तो ऐसे कितने नंबर यहाँ पे भरे जाएंगे? यहाँ पे भरने का तरीका क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे 3 फैक्टोरियल नंबर आएंगे। यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल प्लेस भरा जाएगा बाकी के डिजिट को। भाई एक डिजिट फिक्स हो गई, बाकी की 3 डिजिट कैसे भरेंगे? 3C1 2C1 इंटू 1C1। तो 3 फैक्टोरियल हो गया उनका मल्टीप्लीकेशन। तो 6 नंबर ये बन गए, 6 नंबर ये बन गए, 6 ये बन गए, 6 ये बन गए। तो कितने नंबर बन गए? 24, ठीक है। तो ये वही 3 फैक्टोरियल तुमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे जब यूनिट प्लेसेस का सब निकालोगे तो वहाँ पे क्या आएगा? 10 की पावर 0। फिर यही जो 1 2 3 4 है 10th प्लेसेस में सेट हो जाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 जो है 10th प्लेसेस में अगर हम सेट करते हैं तो भी फैक्टोरियल 3 इंटू 10 की पावर लेकिन क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि वो प्लेस कौन सी हो जाएगी? यूनिट 10th प्लेसेस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 100 प्लेस आ जाएगी तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। फिर 1000 प्लेस जो कि लास्ट प्लेस हमारे पास 4 डिजिट है, वो क्या जाएगा? 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो हमने वही सम यहाँ पर माइनस किया हुआ है, अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है।
तो एक तरह से ये क्वेश्चन हमारा एकदम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो और ने कहा कि जैसे मान लो रिपीटिशन अलाउड वाले केस में समझते हैं कि एक नंबर 0 है, एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है और एक नंबर 4 है। ये मेरे पास जो है 5 डिजिट्स हैं और इससे तुम्हें सम निकालना है ऑल 5 डिजिट नंबर्स, और रिपीटिशन में यहाँ पर अलाउड कर रहे हैं, यानी तुम चाहे इतनी बार भी 0 को ले लो, जितनी बार भी 1 को ले लो, कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम वही करेंगे कि यार पहले तो यूनिट प्लेसेस का सम निकाला जाए, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि 0 एक नॉन जीरो डिजिट है, जैसे मान लो उसको हम 5 की तरह मान के चलें, ठीक है, कि ये 5 है, ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 था, ठीक है, तो 0 हो गया। 5 की पावर 4 बार हर नंबर आ रहा था कि अगर 0 जो है यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा, 5 की पावर 4 बार। 1 कितनी बार आएगा, 5 की पावर 4 बार, ठीक है। तो हम यहाँ 5 की पावर 4 के बाद क्या करते थे, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 क्यों करते थे, ये बात अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे 2-3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही होगी, अब इसमें तुमको क्या माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 कितनी बार भी आ सकता है, तो कहीं ना कहीं 0 अगर यहाँ शुरुआत में आ गया होगा और कोई भी 4 डिजिट में मान लो XYZ W आ गई, जैसे 0 1 1 2 3 आ गया, 0 2 0 0 5 आ गया, तो ऐसे नंबर बन रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे नंबर बन रहे होंगे कि 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5, 5 तो था ही नहीं, ठीक है, 5 तो लेना ही नहीं था, ठीक है। नंबर तो 0 1 2 3 और 4 है, तो 4 कर लो, ठीक है, यहाँ 4 कर लिया, कुछ भी ऐसे लिख दिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये 2 डिजिट का नंबर है जो भी इसमें बन चुका होगा, ये 4 डिजिट का नंबर है वो भी इसमें बन चुका होगा, ये भी 4 डिजिट का नंबर है ये भी बन चुका होगा। इसमें जो सम आ रहा होगा वो सम किससे किसका आएगा, 5 डिजिट का तो आएगा ही आएगा, 5 डिजिट के नंबर का, जब शुरुआत में 0 नहीं होगा 10,000 प्लेस पे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो है शुरुआत में 0 कितनी बार भी आ सकता है, शुरुआत में 3 बार 0 आ गया, 4 बार 0 आ गया, 2 बार 0 आ गया, 1 बार 0 आ गया, तो 0 को कोई रोक तो सकते नहीं कि एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 0 शुरुआत में कितनी बार भी आ सकता है। तो इसमें जो ये मेरे पास जो सम निकला हुआ है वो एक तरह से 5 डिजिट के नंबर्स का भी सम है, और उसमें 4 डिजिट का भी सम है, 3 डिजिट्स का भी सम है, और 2 डिजिट्स का भी सम है, और 1 डिजिट का भी सम है। जबकि शुरुआत वाले जो क्वेश्चन में क्या था कि जब हम रिपीटिशन अलाउड नहीं कर रहे थे तो वो सम क्या था, जब यहाँ पे फैक्टोरियल 4 लिखा था तो वो सम किसका था, 5 डिजिट का या 4 डिजिट का, और यहाँ पे 5 के साथ 4 3 2 1 ये सारे डिजिट्स का सम आ गया है, ठीक है, जो 0 1 2 3 4 से बन सकते हैं। तो अब हमें इसमें से माइनस अगर करना होगा तो क्या माइनस करना पड़ेगा, इनका सम माइनस करना पड़ेगा कि 4 डिजिट के जो भी नंबर बन सकते हैं किससे बनेंगे, 0 1 2 3 4, और 0 को भी यूज करना है मेरे को, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर जैसे ये है तो उसमें 0 यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2044 में, तो हम 0 को अब यहाँ पे हटाएंगे नहीं, उससे भी बनाएंगे नंबर को, ठीक है। तो हम 4 डिजिट के नंबर जितने भी होंगे, 3 डिजिट के जितने भी होंगे, 2 डिजिट के या 1 डिजिट के, जो किससे बन रहे होंगे, 0 से 1 से 2 से 3 से या 4 से, उनको हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 से बनाने 5 डिजिट के नंबर रिपीटिशन अलाउड के हिसाब से। तो हमने सोचा कि ठीक है यार, हम यहाँ पर जैसे तुम 5 डिजिट का कोशिश कर रहे थे तो तुमने क्या क्या पाया, तुम कोशिश कर रहे थे 5 डिजिट के सम का निकालने का आंसर, ठीक है। तो तुमको गलतियां कहाँ कहाँ मिल गई, 4 3 2 और 1 वाले भी एडिशनली आ गए, उनका भी सम आ गया। अगर तुम 4 वाली कोशिश करोगे, तुमने सोचा कि 1 2 3 4 और 0 की हेल्प से 4 डिजिट का सम निकालेंगे, 4 डिजिट के जितने भी नंबर उनका सम निकालेंगे, तो तुम यहाँ पे फॉर्मूले की तरह से अगर इसको अप्लाई करो तो क्या सोच के करोगे, तुम तो यही सोच के चलोगे ना कि यार 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा, यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा, 5 की पावर 3 बार। यूनिट प्लेस पे आएगा तो 10 की पावर 0, 10th प्लेस पे आएगा 10 की पावर 1, 100 प्लेस पे आएगा या 1000 प्लेस पे आएगा, तुम 4 डिजिट की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो तुम्हारा आएगा वो 4 डिजिट का तुम्हें लगता है कि सम आ रहा है, और इसमें क्या क्या आ रहे होंगे, 4 के भी आ रहे होंगे जब शुरुआत में 0 नहीं होगा, या 3 डिजिट का भी आ सकता है, इसमें 4 डिजिट कह सकते हैं, 3 डिजिट का सम आ सकता है, 2 डिजिट के नंबर्स का सम आ सकता है, 1 डिजिट के सम का आंसर आ सकता है, ठीक है। 4 डिजिट का कब आएगा, जब शुरुआत में 0 नहीं है, जैसे मान लो 4 3 0 1 आ गया, ये 4 डिजिट का नंबर आ गया। आने का 0 से तो स्टार्ट कर लो, 0 2 बार ले लो, 0 2 बार ले लो, 0 को 3 बार ले लो,
ठीक है। तो 0 हालांकि 4 बार ले लेंगे तो सम तो 0 ही हो जाएगा, उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स मेरे पास बन रहे होंगे वो 4 डिजिट के भी बन रहे होंगे, 3 डिजिट के भी बन रहे होंगे, 1 डिजिट का भी बन रहा होगा, 2 डिजिट के भी बन रहे होंगे। तो ये तुम्हारे जो वैल्यू आ रही है, तुमने कोशिश करी कि 4 डिजिट का सम का आंसर निकाल लें, तो वो तुम्हारे पास 4 3 2 1 आ गया। तो ये तुम्हारे को माइनस करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। तो समझ में आई बात, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 0 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 माइनस 1 + 2 + 3 + 4। पहले वाले क्वेश्चन में 1 + 2 + 3 + 4 था, पर यहाँ पर +0 भी होगा क्योंकि 0 भी अभी बाकी डिजिट्स में यूज हो रहा है। यहाँ 5 की पावर 3 हो गया, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 आया समझ, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार अपने आप फिर से सोचने की कोशिश करना तो समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी पीडीएफ शेयर हो जाएंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज एक टाइप का एक तरह से क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। कभी जैसे जेई में एक बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि एक नंबर 1 ले लो, एक नंबर 1 ले लो, एक 2 ले लो, एक 2 ले लो और एक 3 ले लो, ठीक है। हमें इन 5 डिजिट, इससे जितने भी 5 डिजिट के नंबर बन सकते हैं उनका सम निकालो। तो ये रिपीटिशन अलाउड वाला केस नहीं है। रिपीटिशन अलाउड के हिसाब से इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि 1 लेना है 2 बार, 2 लेना है 2 बार, 3 को लेना है 1 बार, जबकि रिपीटिशन अलाउड वाले में कोई भी कितनी बार भी आ सकता था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम अभी रोक रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट अभी हमने नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें अभी तुम नहीं समझ पाओगे, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। उसी में जब हम अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें रिपीटिशन टाइप की चीजें होंगी वो सब कवर करा देंगे, एक ही लेक्चर में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। फिर उसमें एक ट्यूटोरियल हो जाएगा, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी करा देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है एक अगले टाइप पे जा रहे हैं। तो अगला टाइप क्या होता है कि रैंक वाले प्रॉब्लम आते हैं, क्वेश्चन तुमने देखे हो शायद, ठीक है, कि रैंक निकलवाते हैं डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो रैंक प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं, डिक्शनरी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। जब सब सभी ने डिक्शनरी देखा कि हमारे पास जो है सबसे पहले ए वाले वर्ड बनते हैं, फिर बी वाले बनते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो जेड तक जाते हैं। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा पल्ले पड़ेगा, ज़्यादा समझ में आएगी बात कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने अगला टाइप कह दिया कि रैंक प्रॉब्लम। ऐसा कोई मतलब थ्योरी नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ नया पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें भी वही है कि यार एडिशनल रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल ही लगना है, ठीक है। बस एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैंने अलग कर दी। जैसे अभी हमने आज क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि 5 डिजिट के जितने भी नंबर बन सकते हैं उन सबका सम निकालना सीखा, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड वाले केस में भी देखा, रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले केस में देखा। तो वो एक टाइप हो गया, एक टाइप कवर हो गया। उसमें कुछ चीजें भी रह गई, वो एक क्वेश्चन हम बाद में और करा देंगे, ठीक है। अब रैंक प्रॉब्लम में देखते हैं। रैंक प्रॉब्लम में भी आज हम केवल क्या करेंगे कि जब रैंक प्रॉब्लम निकालें, जैसे मतलब क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन से बात करते हैं कि एक वर्ड है मेरे पास रैंडम। तुमसे पूछा जाए कि रैंडम से 6 लेटर्स के कितने वर्ड बनेंगे, तो तुमने बहुत आसानी से कह दिया यार 6 फैक्टोरियल बनेंगे, क्योंकि सारे के सारे 6 डिजिट्स से 6 लेटर्स जो हैं डिस्टिंक्ट हैं और उनका केवल अरेंजमेंट करना है बॉक्स मेथड के हिसाब से। 6 × 5 × 6c1 × 5c1, 4c1 × 3c1 × 2c1 × 1c1। तो ये मेरे पास जो बनेगा 720 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 720 वर्ड को अगर हम यहाँ पर एक डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तुम कौन से लिखोगे, तो ए वाले लिखोगे, फिर उसके बाद बी वाले लिखने की कोशिश करोगे, पर बी तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए, डी, एम, एन, ओ और आर, ये हमने ऑर्डर से बोला, जो पहले आ रहा है जो बाद में आ रहा है सबसे आखिरी में आर आएगा, ठीक है। तो ए, पहले ए वाले वर्ड आएंगे, फिर डी। तो हम ए बी सी डी मतलब मन में अगर दिमाग में अगर चलाते चले जाएं तो जो जो दिखता जा रहा है उसको लिखते चले जाएं कि ए पहले हमें नजर आ गया, फिर डी आ गया, ए डी एम एन ओ, तो ए डी एम एन ओ आर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें कि हमारे पास डिक्शनरी ऑर्डर में इन अगर देखा जाए तो सबसे पहले ए वाले आएंगे, फिर डी वाले आएंगे, फिर एम वाले आएंगे, फिर एन वाले आएंगे, फिर ओ वाले आएंगे, फिर आर वाले आएंगे। तो उससे एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। उस लिस्ट में हमारे पास 720 वर्ड्स होंगे। तो हमें देखना है कि इन 720 वर्ड में रैंडम वर्ड जो है वो कौन से नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उसकी रैंक क्या है। तो दिस इज कॉल्ड रैंक प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम इसकी रैंक निकालना चाहते हैं रैंडम की उन 720 लेटर्स में, उन 720 वर्ड्स में जो इसी के हेल्प से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा चलो तो स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले जो है तुम ये देखोगे कि यार ए वाले जो जितने भी वर्ड बनेंगे 6 लेटर के, ठीक है, ये 5 प्लेसेस तुम्हारे पास हैं, ये हमारे लिए बेकार है। बेकार इन द सेंस कि यार ये तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, रैंडम तो आर से स्टार्ट करेगा, तो ये हम तो पहुंच नहीं, यहाँ से रैंडम तो नहीं बन सकता। तो ये जो 5 प्लेसेस है उसमें तुम क्या क्या भरोगे? डी भर सकते हो, एम भर सकते हो, एन भर सकते हो, ओ भर सकते हो, आर ओ भर सकते हो, ओ भर सकते हो, आर भर सकते हो। कितने तरह से भर सकते हो? फैक्टोरियल 5, यानी ये 120 ऐसे वर्ड बनेंगे जो 120 ऐसे वर्ड बनेंगे जो ए से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 720, ठीक है। तो ये हमारे बेकार हो गए। बेकार इन द सेंस कि इसमें ए से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नहीं चलो यार, ए वाली बात तो खत्म हो गई, अब ए से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे डी फिक्स कर दे रहे हैं। बचे मेरे पास 5 लेटर्स, तो डी से क्या स्टार्ट करेगा? डी से कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल बनेंगे, क्योंकि रैंडम का पहला लेटर तो हमको आर चाहिए। जब तक आर नहीं आएगा तब तो तुम बड़े आराम से आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो यार ये भी 120 लोग हमारे किसी काम के नहीं है, के लिए हमारी काउंटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एम से स्टार्ट करने वाले वर्ड बनेंगे, एम से स्टार्ट करने वाले बनेंगे फैक्टोरियल 5, तो ये भी यार 120 हो गए। फिर एन वाले बनेंगे, एन वाले भी 5 फैक्टोरियल बन गए, यानी 120 बन गए। फिर ओ वाले, ओ इन द सेंस कि हमारे पास फैक्टोरियल 5 ये भी बन गए, तो यार ये भी 120 बन गए। सबसे लास्ट पोजीशन अब मेरे पास किसकी आ गई? आर की आ गई। तो यार ये आर जैसे ही हमको मालूम पड़ा तो हमने ए डी एम एन ओ आर, तो हमने कहा यार आर अपनी जगह पे फिक्स हो गया, और उसको यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है। हमने कहा यार अब जैसे हम यहाँ पे पहली प्लेस को फिक्स कर चुके हैं, रैंडम का जो पहला लेटर है वो फिक्स आर पे आ गया है, ठीक है, और वो सही पोजीशन पे आ गया अपनी। तो हमने कहा यार अभी इस पोजीशन की लड़ाई करते हैं, ठीक है। अभी तक कितने वर्ड तुम बना चुके हो? 120 ये 120 ये 5 बार 120 हो गया, नहीं 600 लोग निकल चुके हैं। तो जो हमारे पास 600 लोग निकल चुके हैं वो सब आर तो अभी स्टार्ट अभी हुआ है, तो हमारी रैंडम की रैंक 600 और 720 के कहीं बीच में होनी चाहिए। अगर मोर देन का ऑप्शन में एक ही ऑप्शन अगर इसके बीच में दे रखा है तो वही हो जाएगा, पर ऐसा देंगे नहीं, वो चारों ऑप्शन इसी के अंदर थे, ठीक है। एकदम से हलवा पूड़ी नहीं परोस दी जाएगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा चलो यार आर तो हट गया, अब बताओ कि ये जो ए है, डी है, एम है, एन है, ओ है, उसमें यहाँ पर जो है अगली पोजीशन में किसको बारी मिलेगी? डिक्शनरी ऑर्डर में, ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया ए को मिलेगी, और रैंडम के हिसाब से ए यहाँ पे सही है कि नहीं? रैंडम में अगली स्पेलिंग के हिसाब से क्या आता है? आर ए, तो यार ये भी अपनी जगह पे फिक्स हो गया, ठीक है। तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ गई, सेकंड पोजीशन अपने आप सबसे पहले ही पे ही आ गई, ठीक है। हमने कहा चलो थर्ड पोजीशन में क्या आएगा? तो उसने कहा थर्ड पोजीशन में हमको भरना क्या क्या हो सकता है? आर और ए अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं, यहाँ पे हम जो काटते चले जा रहे हैं अब उन चीज को खत्म हो चुकी है, ये हमें मतलब कि नहीं रह गई, ठीक है। अब डी, एम और एन और आर में इस पोजीशन पे पहले कौन आएगा? हमने कहा डी आएगा। क्यों डी आएगा? क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से। अब ये जो तुम्हारे 3 प्लेस बचे, उन सारे में 3 फैक्टोरियल से कुछ भी भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर ए डी से रैंडम नहीं बनेगा, ठीक है। तो आर ए डी से स्टार्ट करने वाले जितने भी, ये एक पैटर्न हो गया आर ए डी, तो आर ए डी से कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। ये भी हमारी रैंक को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अनचर आर ए डी की बात खत्म करें तो डी के बाद कौन भरा जाएगा? एम। डी यहाँ पे काटेंगे नहीं, डी की पोजीशन फिक्स नहीं हुई, डी के बाद अगली बार किसकी आ गई? एम की। अब यहाँ पे जो 3 प्लेस बचेंगे, उन 3 प्लेस पे कौन कौन भरा जाएगा? डी भर सकते हैं, एन भर सकते हैं, ओ भर सकते हैं, कोई भी भरेंगे फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो हमारा रैंडम तो नहीं तैयार होने जा रहा, क्योंकि आर ए एन से रैंडम की स्पेलिंग नहीं होती, ठीक है। तो इस पैटर्न से बनने वाले कितने लोग हो गए? 6 वर्ड हो गए, वो भी हट गए। हट इन द सेंस की मतलब हमारे पास रैंक में आगे बढ़ गए। अने एम की बारी खत्म हो गई, अगली बारी किसकी आएगी? डी की आ चुकी है, एम की आ चुकी है, अब एन की बारी आ गई। तो एन आते ही हमने कहा कि यार वो काट डालो वहां पर, ठीक है। काट इन द सेंस कि हमारी अपनी अपनी जगह पे रैंडम की स्पेलिंग में फिक्स हो गया। अब इस प्लेस की अगले प्लेस की लड़ाई करते हैं। तो ने कहा यार इस प्लेस की लड़ाई करते हैं, ये जो 3 प्लेस थी, यहाँ पे क्या आएगा? उन्होंने कहा आर ए एन तो फिक्स हो चुका है, अब यहाँ पे डी, एम और ओ में से कौन आएगा? तो उन्होंने कहा डी आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, ठीक है। तो डी आते ही फिक्स हो गया, क्योंकि रैंडम की स्पेलिंग में डी सही आ गया। अब केवल 2 प्लेस बचे हुए हैं और 2 ही लेटर्स हमारे बचे हैं, एम और ओ। तो पहले एम आएगा, बाद में ओ आएगा, और अगले लेटर में अगले वर्ड में एम ओ इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा। तो एक ये बना और एक ये बना। तो रैंडम की स्पेलिंग में आखिरी में एमओ होगा कि ओ एम होगा? ओ एम होगा, तो हमें यहाँ तक काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक अगर काउंटिंग करेंगे तो मेरे पास रैंडम स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि 600 तो ऊपर बन गए थे, 120 5 बार आया था, 600 उधर हो गया था, 606, 612, 613 और ये 614। तो 614 पोजीशन पे रैंडम की स्पेलिंग आ रही है। आया समझ में? कि हम यहाँ पर जब आखिरी में एम और ओ बचे थे, तो हम एमओ के हिसाब से अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले एम आएगा, बाद में ओ।
फिर उसके बाद अगला वर्ड क्या बन जाएगा, OM। तो यानी ये जो पोजीशन रैंडम की बन रही है वो नीचे वाले वन पे, यहाँ वाले वन पे बन रही है, ठीक है। अगर ऊपर वाले बन रही होती तो 613 रैंक हो जाती। तो 600 अगर हम लिखें सारे वर्ड्स रैंडम वाले तो 614वें पोजीशन पे जो है रैंडम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी एक डिक्शनरी वाला वर्ड है। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। आने का एक क्वेश्चन देखते हैं, TOUGH। तो ये एक टफ वर्ड है। इससे कितने लेटर्स के बन सकते हैं, 5 लेटर्स के वर्ड बनाने, या जितने भी 5 लेटर्स के वर्ड इसे बन सकते हैं। ऑब्वियसली 5 फैक्टोरियल बनेंगे, 120 बनेंगे, तो उसकी रैंक 120 के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो थोड़ा छोटा क्वेश्चन बन गया तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अब हम इसमें अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से सोचें कि अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से जो है किस तरीके से चीजें होंगी, तो हमने कहा GHOTU। तो ये है अल्फाबेटिक ऑर्डर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो सबसे पहले जी की पोजीशन आएगी, फिर एच की आएगी, फिर ओ की आएगी, फिर टी की आएगी, फिर यू की आएगी। तो सबसे पहले जी वाले बना के देख लेते हैं। जी वाले बनाएंगे फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये जो 4 प्लेसेस होंगे, जी तो पहले जगह पे हमने फिक्स कर दिया, इन 4 प्लेसेस पे फैक्टोरियल 4 तरीके से 24 वर्ड बनेंगे, जो हमारे पास टफ तो नहीं बनाने जा रहे, ठीक है। तो जी से स्टार्ट कर रहे हैं। एस से स्टार्ट करने वाले कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4, ठीक है, ये भी 24 हो गए। फिर ओ से स्टार्ट करने वाले कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4, तो ये भी 24 हो गए। फिर टी से स्टार्ट करने वाले कितने बनेंगे, टी से स्टार्ट करने वाले फैक्टोरियल 4, यानी ये भी 24 हो गए। अच्छा, ये हमें भी नहीं बनाना था क्योंकि टफ की पोजीशन तो टी से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इन्हीं 24 के अंदर, यानी 72 तो हो गए। अब 72 के बाद थोड़ा ध्यान रखना होगा कि टी आ चुका है। टी आ चुका है तो अब हमें अगली पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब हमारे नहीं तो सीधा आगे बढ़ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 72 के बाद हमें सोचना पड़ेगा कि टी चूंकि पहली पोजीशन फिक्स हो गई, तो ये हमने यहाँ पे हटा दिया कि यार चलो टी फिक्स हो गया, टफ की पहली पोजीशन मेरे पास फिक्स हो गई, ठीक है, टी फिक्स हो गया। अब वापस लड़ाई लड़ते हैं सेकंड प्लेस के लिए। तो वही है, सबसे पहले जी आएगा जो कि स्पेलिंग गलत कर रहा, तो ये जो 3 प्लेसेस आएंगे उसमें क्या भरा जाएगा, फैक्टोरियल 3 तरीके से, बाकी के जो 3 लेटर्स बचे हुए हैं टी और जी को छोड़ के, फैक्टोरियल 3। तो ये 6 जो वर्ड बनेंगे वो बेकार ही हो गए हमारे लिए, क्योंकि वो टफ तो नहीं बनाएंगे। यानी कि अच्छा, टी के बाद जो है, जी के बाद हम एच को लेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में जी के बाद क्या आता है, एच। इस फिलहाल जो हमारे पास 5 लेटर्स हैं उन्हीं के हिसाब से, तो ये भी फैक्टोरियल 3 यानी 6, ये भी बेकार चले गए। यानी कि टी एच के बाद किसकी बारी आएगी, टी ओ। तो टी ओ हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि टफ के शुरुआत के 2 तैयार हो गए, तो अब हम ओ को यहाँ पे काट दे रहे हैं कि ओ हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब लड़ाई चलेगी तीसरे प्लेस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी आएगा, तो टी ओ जी से कितने बनेंगे, 2 प्लेस ही बचे, तो फैक्टोरियल 2, तो 2 ये भी वर्ड बेकार चले गए। टी ओ जी वाले खत्म होगा, जी के बाद कौन आएगा हमारे पास, टी ओ एच, ठीक है ना। तो टी ओ जी के बाद टी ओ एच आएगा, क्योंकि जी के बाद जी की पोजीशन वाले तो 2 बन गए, वो भी हमारे किसी काम के नहीं हुए। टी ओ जी के बाद टी ओ एच हो गया, तो इसके भी कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 2, यानी 2 ये भी बन गए टी ओ एच वाले, ठीक है। अब एच के बाद अगली बार किसकी आएगी, यू की, तो टी ओ यू। तो टी ओ यू आते ही हम यहाँ पे यू को हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टी ओ टफ की स्पेलिंग है, टी ओ यू शुरुआत के 3 लेटर सही हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर केवल क्या क्या बचा, जी और एच बचा। तो पहले जी आएगा कि एच आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो जी एच आएगा पहले और एच जी आएगा बाद में, ठीक है। तो हमारे टफ की स्पेलिंग में टी ओ यू जी एच होता है, तो हमारे पास यहाँ तक काउंटिंग करनी है। इसके आगे भी एक बनेगा, लेकिन वो हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो एक तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग तो तुम्हारी सही हो गई, टी ओ यू जी एच, ठीक है। अब जरा जोड़ लेते हैं कितना आएगा, 24 ये हो गए, 24 ये हो गए, 24 ये हो गए, 72, 78, 84, 84, 84, और ये हो गए 2, 86, 86 और ये 88 और एक ये 89 रैंक आ जाएगी। अगर हम इसको लिस्ट के हिसाब से देखें तो इसकी रैंक जो होगी वो 89 रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो यार और भी क्वेश्चन तुम इस पे लगा सकते हो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है रूपम, तो इसके लिए जो है तुम लोग रैंक निकाल के देखना कि क्या आती है, ठीक है। आंसर जो है हमारे पास 95 है, ठीक है। जैसे और रैंक निकाल के देख सकते हो, अपने अपने नाम की रैंक निकाल के देख लेना, ठीक है। तो एक बार तुम जैसे अभी आज चीज़ों को जब दोबारा देखोगे तो दो क्वेश्चन एक तरह से होमवर्क के हिसाब से कर लेना, बहुत आसानी से निकल आएंगे, ठीक है।
तो 5 डिजिट का या 6 डिजिट का ही आएगा, ऐसा नहीं कि 10 डिजिट का नंबर आएगा, करते करते इतने सारे केस बनाते परेशान हो जाए, ठीक है। तो इतना परेशान ना होए, बहुत लिमिटेड चीजें आएंगी, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, ठीक है। अब इसमें भी देखो यार, एक टाइप के प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे अभी रोक रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वर्ड है बनाना, 6 लेटर्स के वर्ड इससे भी बन सकते हैं, रैंक इसकी भी आ सकती है। तो इसमें 3 ए आइडेंटिकल हैं और 2 एन आइडेंटिकल हैं। तो जब हम एलाइक ऑब्जेक्ट वाला अरेंजमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी रैंक निकालना भी बता देंगे, 1 या 2 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में है कि हमने क्या अभी रोका हुआ है, क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कम से कम इतना तो कह सकते हो कि जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो वर्ड लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, उनकी रैंक तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। और जहां तुमको एलाइक वाला ऑब्जेक्ट का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, तो उसके बाद तुम अपने आप भी बनाना की रैंक निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। उसमें बस अरेंजमेंट ऑफ ए देखना पड़ता है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर सबको क्लियर ही है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरे टाइप का एक प्रॉब्लम आज हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं कि तीसरे टाइप का प्रॉब्लम क्या बन सकता है। इसमें एनसीआर और एनपीआर का जो यूज होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या पूछते हैं कि फाइंड, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन, तुमसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थ्योरी कुछ नहीं है, ठीक है। हमने कहा फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर प्री प्राइम नंबर एक्सपोनेंट। चलो अभी हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 2 विच इज ए प्राइम नंबर इन 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सभी लोग जान ही रहे हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। कि 10 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आएगा, ठीक है। तो ने कहा यार 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो पहले तो ये मालूम है कि भाई एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो 2 की इसमें कितनी पावरें बन सकती हैं इस पूरे 10 फैक्टोरियल में। 2 की एक पावर यहाँ से आएगी, 2 यहाँ से आएगी, तो 3 पावर हो गई। एक 2 यहाँ से एग्जिस्ट करेगा, तो एक यहाँ से, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, 8 हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पावर यहाँ से, और ये 5 इंटू 2 यानी 1 पावर यहाँ से। तो 1 और 3 4, 1 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 होएगा। इस पूरे नंबर में अगर हम 2 की पावर कलेक्ट करेंगे तो कितनी होंगी, 2 की पावर 8। तो 8 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। तो अगर हम पूछे कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना है 10 फैक्टोरियल में, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, 8, ठीक है। अब जैसे एक्सपोनेंट 3 का देखें तो 3 एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेंगे, 3 इंटू 3 9। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 कितनी आ गई, 4, ठीक है। 5 की देखेंगे तो एक 5 यहाँ से मिलेगा, एक 5 यहाँ से मिलेगा, तो 5 की 2 पावर्स आ गई। 7 की कितनी आएंगी, एक आएगी, और इसके अलावा किसी की एक्सपोनेंट। अब ये हमारे पास देखा जाए तो ये 10 फैक्टोरियल का फैक्टराइजेशन फॉर्म वाला बन गया, ठीक है ना, कि इसमें फैक्टर्स के डिविजन्स अलग अलग हो गए सारे, ठीक है। प्राइम पावर्स आ गई इसमें, प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट में इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हम बड़े से बड़े नेचुरल नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि उसको प्राइम नंबर्स की पावर में P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, P3 की पावर अल्फा 3 डॉट डॉट, PM की पावर अल्फा M। इस टाइप से किसी बड़े से बड़े नेचुरल नंबर को लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर जो है फैक्टोरियल फॉर्म में हो, ठीक है। पर अभी हम फिलहाल यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर P इन n फैक्टोरियल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लेके, जैसे हमसे कहा जाए P2 का एक्सपोनेंट क्या होगा फैक्टोरियल n में, तो वो फैक्टोरियल n जब यहाँ पे लिख देंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला टाइप का हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि इसको कैसे निकाला है, अल्फा 2 को कैसे निकाल, प्राइम नंबर P2 का एक्सपोनेंट कैसे निकालेंगे n फैक्टोरियल में, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। जैसे अभी हमने 10 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट तो बहुत आसानी से निकाल लिया क्योंकि छोटा नंबर था 10 फैक्टोरियल। हम कहते नहीं यार 500 फैक्टोरियल है, उसमें एक्सपोनेंट ऑफ 7 निकालो, ठीक है। तो ये इतना आसान काम नहीं होगा कि हम इतने सारे नंबर लिखें फिर 7 उसमें से गिनते चले जाएं। अगर गिनना ही था तो ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, गिनते रहो फिर, ठीक है। आसान तरीके से गिनने को ही तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये चीजों को आसानी से काउंटिंग किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अब हम यहाँ पे पहले ये सीखते हैं कि टू फाइंड आउट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारा मेन टास्क क्या है कि किसी प्राइम नंबर को किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैसे निकाला जाता है n फैक्टोरियल में। तो यहाँ पे n की वैल्यू 100 ले ली तो 100 फैक्टोरियल बन गया ये। और हमें फिलहाल एक्सपोनेंट जो प्राइम नंबर का देख रहे हैं वो 2 का देख रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, ठीक है। 1 को प्राइम नंबर नहीं कहते, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। 2 3 प्राइम नंबर जानते हैं सभी लोग क्या होते हैं, ठीक है। 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है।
जो केवल अपने आप से डिविजिबल हो, ठीक है। तो हमने कहा यार यहाँ पर जो है 100 फैक्टोरियल में 2 जो आएगा, 2 हमें जैसे एग्जिस्ट कराना, जैसे भी 10 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया था। अब 100 फैक्टोरियल में अगर हम देखें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 99 इंटू 100 आएगा, ठीक है। इसको ही तो 100 फैक्टोरियल कहोगे, इन सभी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर 2 वाले नंबर्स देखें जो एक तरह से इवन वाले लिखेंगे, तो 2 फिर 4 फिर 6 फिर 98, इधर से पहले 96 भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर 100 भी आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसे नंबर आएंगे जिनमें 2 की पावरें मिलेंगी। बाकी सारे नंबर जो ऑड होंगे वो भी इसमें मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, लेकिन वो उसमें 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 की कोई इसमें पावर नहीं मिलेगी। तो अगर हम इस हर नंबर में से केवल एक 2 कॉमन ले लें, एक 2 इधर से ले लिया, एक 2 इधर से ले लिया, एक 2 इधर से, क्योंकि सब में 2 है, तो 2 की कितनी पावर बाहर आ जाएंगी, 2 की पावर 50 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 49 इंटू 50, यानी ये 50 फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये मालूम हो गया कि यार 2 की जो एक्सपोनेंट होगी 100 फैक्टोरियल में, ये तो कंफर्म है कि 50 से ज्यादा है, क्योंकि 50 तो हमको मिल ही चुका है, 2 की पावर 50 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 जो है वो 50 तो बन ही चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये सोचें कि 50 मेरे पास आ चुका है, ठीक है, ये दिमाग में रख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे 1 है 2 है, इसमें जैसे हम 2 की पावर अगर कलेक्ट करें, तो 2 की पावर इसमें जब हम कलेक्ट करेंगे तो 2 में आएगी, 4 में आएगी, 6 में आएगी, डॉट डॉट 48 में आएगी और 50 में आएगी। इसमें भी हमने ऑड वाले नंबर अलग कर दिए। इसमें 2 की कितनी पावर आएंगी, हर एक नंबर से 2 अगर हम कॉमन लें तो 25 बार आ जाएगा, 25 बार बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर 25 आ गया। और अंदर से क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 25, उसके पहले 24, ठीक है, यानी 25 फैक्टोरियल बन गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे 25 और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है 2 की पावर 25 यहाँ पे, मतलब 2 की पावर 25 कॉमन आ गया, हर एक से जब 2 कॉमन ले लिया तो 25 पावर और बाहर आ गई 2 की, ठीक है। और अब इसमें देखें तो यार इसमें 2 देगा, 2 4 देगा, 6 देगा, केवल इवन नंबर ही तो देंगे 2, ठीक है। फिर 22 फिर 24, ये कितनी बार 2 बाहर दे देगा, हर एक से अगर 2 2 2 को बाहर लें तो 2 कितनी बार आ जाएगा, 12 बार। फिर अंदर से क्या बचेगा, 1 2 3 डॉट 11 12। तो ये प्रोसेस समझ में आ रहा है एक बार, ठीक है। तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। फिर इसमें से हम यहाँ पे 2 जब कॉमन लेंगे, अब यहाँ पे 12 और आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 12 इसमें भी बाहर आ गया। तो ऐसे नंबर छोटा होता चला जा रहा है और तुम बहुत आसानी से ऑब्जर्वेशन कर लोगे, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को हम लोग आसान तरीके से क्या समझ सकते हैं, तो मैंने कहा कि यार यहाँ पर जो है 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 100 को, ठीक है, तो 50 आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंट निकालते हैं इन 100 फैक्टोरियल, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 100/2 को ले लिया, ठीक है। तो जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, वो 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो हमें ये काउंटिंग करके निकाल देगा 50, ठीक है। कि अगर हमें 1 to n डिविजिबल बाई 2 नंबर्स देखने हैं तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/2 देखेंगे। तो ये क्या दे देता है कि 1 से लेके n के बीच में जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल वाले हैं उनकी काउंटिंग बता देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 से डिविजिबल वाले देखेंगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/3 देख लेंगे, ठीक है। तो ये n/3 क्या दे देगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/3, 3 से डिविजिबल, जैसे 100/3 का इंटीग्रल पार्ट निकालें तो ये कितना दे देगा, 33। तो 33 नंबर ऐसे होंगे जो 1 से लेके 100 के अंदर होंगे और वो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो ये एक आसान सा एक फॉर्मूला होता है कि हम n/p जिससे भी प्राइम नंबर से डिवाइड करना चाहते हो तो n/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये शायद लोअर क्लासेस में पढ़ा हो तुमने, ठीक है, कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/p से हमें वो सारे नंबर निकल आते हैं प्राइम नंबर p जो 1 से लेके n के अंदर होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे आसानी से देख समझ सकते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ n 100/2 ले लिया, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ n 100/2 हो गए 50 नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100/2 का स्क्वायर देखेंगे। ये वही 50 है जैसे 2 की पावर 50 तुम जो पहले देख रहे थे कॉमन आ रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अब जो अंदर 50 फैक्टोरियल बना था उसमें तुम्हारे पास जो है 2 की पावर 25 बन गया था, याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो ये 25 नंबर ये दे देगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें ये निकालने का एक तरीका हो जाएगा कि कौन कौन से नंबर हमें 2 की पावर दे सकती हैं, ठीक है। तो वो सारे नंबर ये तुमको इसी से निकलता चला जाएगा, क्योंकि ये जो 50 नंबर आ गए, अब 1 से लेके ये एक तरह से 50 नंबर जब हमारे पास बाहर आ गए
2 की पावर 50 बाहर आ गया था, तो अंदर क्या बन गया था 50 फैक्टोरियल, तो 50 के अपॉन 2, ये एक तरह से 50 अपॉन 2 हो गया, नहीं 100 अपॉन 2 फिर अपॉन 2 कर दिया कि अब हम 1 से लेके 50 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, तो वो ये 25 नंबर आएंगे। अब फिर एक 2 का और डिवाइड कर देंगे तो 100 अपॉन 2 की पावर 3। ये प्रोसेस चलता चला जाएगा जब तक इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 0 ना आ जाए। ठीक है, जब पहली बार 0 आ जाएगा तो नंबर पूरा खत्म हो जाएगा। तो 100 अपॉन 2 की पावर 6, उसके पहले 4 5 और 2 की पावर 6 हो गया हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पे 100 अपॉन 2 की पावर 7 अगर तुम लिखोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, 100 अपॉन 128। ठीक है, तो इसके लिए 0 हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा 50, फिर 25, फिर 12, ये कितना आ जाएगा 6, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 वाला 3 दे देगा 64, तो 100 अपॉन 64 का इंटीग्रल पार्ट 1। तो इन सबको उसमें ऐड कर लिया तो 97 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम जो प्रोसेस पीछे बता रहे थे, तो अभी यहाँ पे और अगर इसको कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे तुम जब ऐड करोगे तो ये वही जो इंटीग्रल पार्ट पहले निकल रहा है 25 के बाद 6 3 और 1। ठीक है, यहाँ पर 6 साथ साथ दिख रहा है कि यहाँ 2 की पावर 6 अभी आने वाला है, हर इवन नंबर में से एक 2 आएगा। फिर क्या बचेगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में 2 4 और 6 जो है 2 देंगे तो 3 बार आएगा। फिर आखिरी में बचेगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल में केवल 2 जो होगा वो एक बार आएगा। तो ये तुम्हें 2 की पावर्स मिल जाएंगी अगर इसी प्रोसेस को तुम आगे कंटिन्यू करोगे। तो ये 100 अपॉन 2 यानी 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी 2 एग्जिस्ट कर सकते हैं वो 50 करेंगे। तो इसने इसको क्या कर दिया, उसने फिर 1 से लेके 50 के बीच में निकाल दिए, फिर उसने 1 से 25 के बीच में निकाल दिए, ये जो 25 बन रहे हैं। ठीक है, वही n अपॉन पी का जो इंटीग्रल पार्ट जो तुम निकालते हो, ठीक है, उसी फॉर्मूले को उसमें निकालते चले गए। फिर इसने 1 से लेके 12 के बीच में निकाल दिए, फिर इसने 1 से लेके 6 के बीच में निकाल दिए, इसमें 2 से डिजिटल नंबर, फिर 1 से लेके 3 के बीच में निकाल दिए। तो एक तरह से तुम यहाँ पे एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो कि 100 अपॉन 2, फिर 100 अपॉन 2 अपॉन 2, एक 2 का और डिवाइड हो गया, 100 अपॉन 2 का स्क्वायर, 100 अपॉन 2 का क्यूब, 100 अपॉन 2 की पावर 4, डॉट 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 जब तक 0 ना आ जाए। तो ये तुम्हें क्या दे देगा, एक्सपोनेंट ऑफ 2 आ जाएगा इस तरीके से। पर ध्यान रखें कि ये जो फॉर्मूला होता है वो केवल तब वैलिड है जब चीजें प्राइम हो। n अपॉन पी वाला जो फॉर्मूला बताया वो प्राइम नंबर्स के लिए तो होता है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अपॉन पी वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम तुमसे कहते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालना है इन 100 फैक्टोरियल, की 100 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3 क्या आ जाएगा 33, अब वो 33 फैक्टोरियल बन जाएगा, सब में से जब 3 3 कॉमन लोगे एक एक बार। फिर 100 अपॉन 3 अपॉन 3 तो 100 अपॉन 9, फिर 100 अपॉन, अब 33 में से 3 3 कॉमन लोगे तो 11 फैक्टोरियल वहां बन जाएगा। ठीक है, तो फिर 3 की पावर 3, 100 अपॉन 3 की पावर 4, अब 3 की पावर 5 करोगे तो यार वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का जो एक्सपोनेंट आएगा वो यहाँ से 33 आएगा, फिर 11 ये हो गया, 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 9 10 3। तो यार ये क्या होगा, हंड्रेड अपॉन 9 तो निकल गया था, 100 अपॉन 27 है। ठीक है, तो 100 अपॉन 27 वाले में तो 3 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया मेरे पास 33 44 48। ठीक है, तो यार डेसिमल में निकाल के उसको कैलकुलेट कर लो, जैसे 100 अपॉन 81 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 हो गया, फिर 100 अपॉन 27 है तो 100 अपॉन 27 जो आएगा वो 3 हो गया, 100 अपॉन 9 तो 11 आ ही गया था। ठीक है, तो अब हमारे कहने लगे कि ये 48 जो होगा 3 की पावर में आएगा। इसे से एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल लें तो 100 अपॉन 5 का इंटीग्रल पार्ट, फिर 100 अपॉन 25 यानी 5 की पावर 2, फिर 0 क्योंकि 100 अपॉन 5 की पावर 3 0 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 20 और ये 4, तो ये 24। तो यानी 100 फैक्टोरियल को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें कई प्राइम नंबर्स आएंगे। तो 2 की पावर 97 आ रही है, 3 की पावर 24, 3 की पावर 48 आ रही है,
और 5 की पावर 24 आ रही है। अगली पावर किसकी आएगी? 7 की, फिर 11 की। ठीक है, किल प्राइम नंबर्स की पावर मान लो अल्फा आएगी या बीटा आएगी एंड सो ऑन, निकाला जा सकता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इतनी जो चीज़ हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे उसके लिए केवल ये एक फॉर्मूला यहाँ पे तुम याद कर सकते हो कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p in n factorial is equal to integral part of n upon p, integral part of n upon p square, integral part of n upon p cube dot 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 till जीरो कम्स। जैसे जीरो आ जाएगा तो उसके बाद तो सारी चीज़ें फ्रैक्शन हो जाएंगे, इंटीग्रल पार्ट जीरो होने लगेंगे। तो जैसे ही जीरो आ जाएगा हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अनदर क्वेश्चन का कि फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल। अब लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि यार 100/10 निकाल दिया फॉर्मूले में, फिर 100/10 का स्क्वायर निकाल दिया और आगे तो 100/1000 जीरो ही कर देगा, तो ये आंसर हो गया 10 + 1। तो बहुत आसानी से 11 कह देते हैं और 11 कहीं ना कहीं हमने अगर ऑप्शन में भी डाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यार 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, 10 कोई प्राइम नंबर नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है कि 10 को इन्वॉल्व करने वाले नंबर 2 और 5 प्राइम नंबर्स होते हैं, इनका प्रोडक्ट होता है 10। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए कि 100 फैक्टोरियल में हम 2 के एक्सपोनेंट निकालते हैं तो वो 97 आते हैं, 5 के एक्सपोनेंट निकालते हैं तो 24 आते हैं। तो अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखें तो 10 की पावर कितनी बन सकती है? मैक्सिमम 24 ही तो बन सकती है। 5 यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, इसके बाद कोई 5 की पावर जो है 25 तो है नहीं कि 2 × 5 एक और हो जाए। अब 2 यहाँ पे कुछ रह जाएंगे। ठीक है, 3 और यहाँ 7, तो ये अब 2 तो रहे हैं मेरे पास लेकिन 5 नहीं है, तो हम 10 और नहीं फॉर्म हो सकते क्योंकि एक 10 को बनाने के लिए एक 2 और एक 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास 5 कंप्लीट हो गए, 24। तो 10 की पावर 24 आ गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल, दिस इज 24। ये नहीं तुमसे कि क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं कि यार 10 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन इसका एक्सपोनेंट तो पूछ ही सकते हैं, ताकि तुम वही फॉर्मूला लगा लो, तुम्हें बेवकूफ बनाने का एक तरीका बनेगा। ठीक है, आने का अच्छा ही बताओ कि एक्सपोनेंट ऑफ 160 इन 100 फैक्टोरियल क्या आएगा? ठीक है, और ये ध्यान तो मालूम ही पड़ गया कि यार 160 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, इसके आसानी से फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 32 × 5 यानी 2 की पावर 5, 5 की पावर 1। तो अब हमें मालूम है कि 100 फैक्टोरियल में केवल 2 और 5 के बेस पे ही केवल बन सकता है, बाकी कोई प्राइम नंबर तो कोई हेल्प करेगा नहीं तुम्हारी 160 में मल्टी बनाने में, 160 को फॉर्म करने में। ठीक है, तो यार 2 की पावर 97 है और 5 की पावर 24 है और डॉट डॉट बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनसे हमें मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल इनसे। ठीक है, तो ने कहा यार यहाँ पे जो रेशियो है 1:5 है। तो समझ में आ रहा है 1:5 का मतलब क्या है कि हम 5 की पावर जब 1 लेते हैं और 2 की पावर 5 लेते हैं तो इसकी एक पावर इसकी 5 पावर, तो हमें एक 160 फॉर्म होता है। 160 को फॉर्म करने के लिए एक 5 चाहिए और 5 2 चाहिए। ठीक है ना, 2 की पावर 5 चाहिए और 5 की पावर 1 चाहिए। तो अब हमने कहा कि अब हमें 160 को 100 फैक्टोरियल में कितनी बार बनाया जा सकता है ये सोचना है। ठीक है, 5 की पावर 1 × 2 की पावर 5 = 160। तो ये है 1:5 का मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ने कहा अगर ये 24 है तो उसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 120। अगर हम 5 को 24 बार यूज कर रहे हैं तो 2 की पावर 5 को कितनी बार यूज करना पड़ेगा? 24 बार। तो क्या 24 बार अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसका 5 टाइम्स, 24 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 120। तो क्या 2 की पावर 120 मिल रही है हमको? नहीं मिल रही है। ठीक है, क्योंकि अगर 5 की पावर 24 हो गया तो 2 की पावर में 120 चाहिए होंगी ताकि हम 160 की पावर 24 बना सकें। आने का ये तो नहीं बन पाएगा। अगर हम 5 की पावर 20 ले लेते तो 2 की पावर 5 की पावर भी 20 चाहिए होती, तो हम 160 की पावर 20 फॉर्म कर लेते। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर कितनी चाहिए? 100, जबकि है कितनी यहाँ पर? 97। यानी हम 2 की पावर 100 फॉर्म नहीं, 160 की पावर 20 फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2 है ही नहीं मेरे पास इतने। तो अब यहाँ पर जो है अगर हम 2 की पावर 5 की पावर 19 ले लेते हैं, हमने सोचा कि 5 की पावर 19 ले लेते हैं तो 2 की कितनी पावर चाहिए उसको? 5 टाइम्स यानी 95। ठीक है, तो ये तुम्हें 160 की पावर 95 फॉर्म हो जाएगा। कुछ बात समझ में आए कि नहीं? ठीक है, देखो यार इसको आसान तरीके से ऐसे समझो कि जैसे मान लो हमने एक घर में पार्टी करी
उस पार्टी में जो है हमने सोचा कि 1 प्लेट पनीर की और 5 रोटियां एक पर्सन को मिलेंगी खाने के लिए, ठीक है। कोई भी पर्सन आएगा तो वो 1 प्लेट पनीर की खाएगा और 5 पराठे खाएगा, ठीक है। तो वो फिर मानेगा कि हाँ हमने पार्टी अच्छा लगा उसको, ठीक है, यानी उसका पेट भर गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमने पार्टी में जो अरेंजमेंट किया हुआ है उसमें हमने क्या किया हुआ है कि 24 तो हमने पनीर के अरेंजमेंट किए हुए हैं, पनीर पर 24 प्लेट है, ठीक है, और रोटियां जो बनाई हैं वो 97 बनाई हैं। तो कितने आदमी इस कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे? कोई भी आदमी आएगा तो वो 4 रोटी नहीं खा सकता, वो 5 रोटी खाएगा और 1 पनीर की प्लेट लेगा, ठीक है। ये उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। तो अगर हमने 24 पनीर के प्लेट बनाई हुई है तो हमें 120 रोटी चाहिए होती, तब 24 लोगों का पेट भरता। तो अब हमने सोचा कि यार 24 लोग तो नहीं हो पेट भर पाएंगे, तो कितने भर पाएंगे? अगर 20 लोगों को 20 पनीर हैं तो रोटी कितनी चाहिए होंगी? 100। अगर 19 पनीर देखें तो 19 के साथ क्या जाएगा, 19 इंटू 5 यानी 95, तो 95 रोटी उसको चाहिए होंगी, यानी 19 जो गेस्ट हैं वो फुलफिल हो पाएंगे कंडीशन को, उनका पेट भर जाएगा, ठीक है, कि वो सब लोग एक एक पनीर की कटोरा खाएंगे और 5-5 रोटी खाएंगे। बात समझे कि नहीं? 1:5 का रेशियो है, ठीक है। तो यार इस तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कि हमारे पास जो है एक चीज़ 24 है और एक चीज़ 97 है, और हमें लेना क्या है, एक चीज़ अगर हम लेते हैं 5 वाली तो 2 वाली में 5 चीज़ें लेनी पड़ेंगी ताकि उसका 1:5 का रेशियो बना रहे। तो 24 के साथ 120 नहीं चल पाता, 20 के साथ 100 नहीं चल पाता, तो 19 के साथ 95 ये फुलफिल हो गया, ठीक है। बाकी कुछ 2 बच जाएंगे, कुछ 5 बच जाएंगे, लेकिन वो हमारे पास 160 फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि हमने कह दिया कि अगर हम 100 फैक्टोरियल में इस डिवाइडेड बाई 160 की पावर m, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, तो वो कितनी आ जाएगी? 19। क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया लेकिन क्वेश्चन वही है, ठीक है, कि 160 की पावर कितनी आ जाएंगी? यहाँ पर 19 पावर आ जाएंगी मैक्सिमम, ठीक है। तो हमको पूरा पूरा डिविजिबल है, डिवाइडेड का मतलब डिविजिबल है यहाँ पर, ठीक है, इस डिविजिबल बाई कि अगर 100 पेट्रोल 160 की पावर m से पूरा पूरा डिविजिबल है तो यहाँ पर जो है m की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो m की सबसे बड़ी वैल्यू 19 आ जाएगी। इसे से कहते हैं कि 100 फैक्टोरियल में जो लास्ट में जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? तो ये वही चीज़ हो जाएगी कि 10 का जो एक्सपोनेंट निकाला था 100 में, तो 10 की पावर 24, और जब हम किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में कितने जीरो आएंगे? 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेम क्वेश्चन रहेगा कि इसमें 100 फैक्टोरियल में 10 का एक्सपोनेंट एक तरह से पूछा गया है, ठीक है। अब ने कहा जैसे मान लो हमारे पास जो है 1000 C500 है, हमने इसमें पूछा कि फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 7, तो हमें इसमें जो है एक्सपोनेंट ऑफ 7 बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। किसमें निकालना है? 1000 C500। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाता है? 1000 फैक्टोरियल अपॉन 500 फैक्टोरियल 500 फैक्टोरियल। हमारा मेन टास्क क्या है कि 7 की पावर देखनी है इस पूरे नंबर में, ठीक है। तो एनसीआर नंबर ऑफ वेज होते हैं, तो ये एक नेचुरल नंबर ही आएगा। इसमें कहीं ना कहीं मान लो 7 की पावर अल्फा आएगी, यानी इसका एक्सपोनेंट 7 का कितना आएगा? ऊपर न्यूमरेटर में कितना आ गया? अल्फा। 500 में मान लो 7 की कुछ पावर आएगी तो उसको हमने बीटा कह दिया, तो एक्सपोनेंट कितना आ गया? 500 फैक्टोरियल में 7 का बीटा, तो बीटा इधर से भी आएगा। तो अगर तुमने अल्फा बीटा निकाल लिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? अल्फा माइनस 2 बीटा। अब टास्क तुम्हारा क्या है कि अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे और बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो अल्फा क्या आएगा? 1000/7, 1000/7 का स्क्वायर, 1000/7 का क्यूब, इसका इंटीग्रल पार्ट तुम निकाल लोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाता है 142/20 और फिर 2, तो ये मेरे पास आ जाता है 164, ठीक है। अरे यार बीटा कैसे निकालोगे? तो 500/7, 500/49 यानी 7 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 71, फिर 10, फिर 1, ये 82 हो जाएगा।
तो एक बार फिर जाते हैं अल्फा माइनस 2 बीटा के पास। तो अल्फा माइनस 2 बीटा कितना आ जाएगा? 164 माइनस 164। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 0। तो यानी ये जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। यानी एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 1000 सी 500 इज 0। ठीक है। देखो एक अगला टाइप का क्वेश्चन और कवर करते हैं। जैसे मान लो उनसे कहते हैं कि एक हमारे पास चेस बोर्ड है। तो कह रहे हैं कि चेस बोर्ड में मेरे पास जो है, अब चेस बोर्ड का एक डायग्राम तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, मान ले कि चेस बोर्ड है ये। ठीक है। तो अब हमसे कह रहे हैं कि यार ये 8x8 साइज का एक स्क्वायर हो गया। तो इसमें ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर क्या है? 1x1 साइज का हो गया। ठीक है। तो 8x8 साइज का हमारे पास ये एक चेस बोर्ड है। तो अब इनसे कह रहे हैं कि इसमें जो है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए आ जाए। यार इस पूरे डायग्राम में रेक्टेंगल्स गिन के बताओ कि कितने आएंगे। ध्यान रखें कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो भी रेक्टेंगल में काउंट किए जाएंगे। या तो वो बोल दे कि एक्सक्लूड कर दो स्क्वायर को, जब रेक्टेंगल बोला गया है तो उसमें स्क्वायर भी मान लिए जाएंगे। ठीक है। तो हमने कहा यार यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। तो क्या कहने का मतलब, जैसे मान लो हमने कहा कि अगर एक लाइन ये वाली हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, और एक वर्टिकल लाइन ये वाली ले ली, और एक वर्टिकल लाइन हमने ये वाली ले ली। ठीक है। तो यार ये हमारे पास जो है एक स्क्वायर बन गया। हालांकि वो रेक्टेंगल में माना जाएगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। अब हम तुमसे कहते हैं कि ये लाइन ना लेके थोड़ा और आगे ले लें तो साइज थोड़ा बदल जाएगा। जैसे मान लो ये ले ली। ठीक है। हमने ये ले ली इसकी जगह पे। ठीक है। तो अब ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है। तो ये तुम्हारे स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगल भी दिख रहा है। ठीक है। स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है। तो ऐसा कैसे बना सकता है? इस टाइप के कितने रेक्टेंगल बनेंगे हमारे पास? तो इस पूरे डायग्राम ऐसे गिनना तो बहुत आसान नहीं है। ठीक है। तो इस काउंटिंग को आसान करने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्या दिमाग लगाया जाए? तो हमने सोचा कि ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये जो लाइन आ रही है इसको हमने कह दिया ये H1 लाइन है, फिर ये H2 लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने ऐसे डिनोट कर दिया। तो ऐसी 9 लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी, गिन सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन काउंट करें तो वर्टिकल लाइनें जो मेरे पास आएंगी, ये V1 ये वाली, फिर V2, V3, V4, V5, V6, V7। अच्छा एक लाइन बैठ गई है। ठीक है। तो यहाँ पर V5, V6, V7, V8 और ये V9 वर्टिकल लाइन। ठीक है। तो 9 लाइनें वर्टिकल हैं और 9 लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। तो इनमें से अगर हम कोई भी 2 लाइनें हॉरिजॉन्टल वाली काउंट करें और 2 लाइनें वर्टिकल वाली काउंट करें 9 में से, तो दीज आर द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ए चेस बोर्ड। ठीक है। अब चेस बोर्ड में जैसे 8x8 साइज का स्क्वायर होता है, हम तो कोई भी रेक्टेंगुलर कोई शीट भी दे सकते हैं कि 10x5 का है या 10x20 का है, उसमें कितने रेक्टेंगल आएंगे। जैसे 10x20 का है तो उसमें क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइनें 10 आ जाएंगी और 21 लाइनें वर्टिकल आ जाएंगी। ठीक है। इसमें 8x8 था तो 9 9 एक एक बढ़ जाएगा। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा 10x20 वाले में, तो 11c2 इंटू 21c2, तो ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। ठीक है। तो और ने कहा यार नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है कितने आएंगे, किसमें? चेस बोर्ड में। ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे लिए, ये तो बहुत आसानी से तुमने काउंट कर लिया, निकाल लिया आसानी से। ठीक है। तो ध्यान से समझें कि यहाँ पर तुमको 64 स्क्वायर्स तो वो नजर आ रहे हैं जो 1x1 साइज के हैं। जैसे ये 1x1 साइज का है, सब थोड़ा डायग्राम सही से बना नहीं है। ठीक है। डायग्राम मान के चलो कि ये सही से बना होता। ठीक है। जैसे चेस बोर्ड को इमेजिन कर लो
तो ये सब 1/1 साइज के हो गए। ये स्क्वायर कौन से साइज का है? ये 2/2 साइज का है, ठीक है। जैसे मान लो ये स्क्वायर कौन से साइज का है? ये स्क्वायर कौन से साइज का है? ये 3/3 साइज का है। और अपने आप में जो ये हमारे पास चेस बोर्ड है वो कौन से साइज का है? 8/8। अच्छा, 8/8 साइज का है। एक मिनट यार, ठीक है, थोड़ा बैटरी प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, एक मिनट। बैटरी या लैपटॉप की थोड़ी सी कम हो गई थी, ठीक है, रुक गया था मामला पूरा। बस कंप्लीट हो जाएगा, बस आना, ठीक है। होने का क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आएंगे ये हमने निकाल लिया था, ठीक है। और हम ये समझ रहे थे कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए जो है कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझें कि जैसे हमारे पास जो है ये स्क्वायर तुमने निकाला, तो उसमें तुम्हें 3 लाइनें जो हैं हॉरिजॉन्टल लेनी पड़ रही हैं कॉन्जिगेटिव, और 3 लाइनें जो हैं वर्टिकल लेनी पड़ रही हैं कॉन्जिगेटिव। तो 2/2 साइज का निकालना है। अगर 2/2 साइज का तुम स्क्वायर निकाल रहे हो, ठीक है, ये वाला, तो 3 लाइनें तुम्हें हॉरिजॉन्टल चाहिए 9 में से, और 3 लाइनें तुम्हें वर्टिकल चाहिए 9 में से। अगर तुम 3/3 का निकालते, मान लो ये 3/3 का निकालते, तो 3/3 का अगर तुम निकालते तो 4 लाइनें तुमको चाहिए हॉरिजॉन्टल और 4 लाइनें तुमको चाहिए वर्टिकल। तो तुम्हारा साइज क्या जाएगा? 3/3 का। अब जैसे चेस बोर्ड 8/8 साइज का होता है, तो उसमें 9 लाइनें वर्टिकल होती हैं कॉन्जिगेटिव और 9 लाइनें हॉरिजॉन्टल होती हैं कॉन्जिगेटिव, ठीक है। अगर हमारे पास n थिंग्स जो हैं इन रो पड़ी हुई हैं और उसमें से r थिंग्स तुम्हें चूज करनी है कॉन्जिगेटिव वाली, r कॉन्जिगेटिव थिंग्स चूज करनी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही आसानी से ऑब्जर्वेशन से तुम निकाल सकते हो। n-r+1 वे होते हैं इसके, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास 10 चीजें हैं, 10 में से तुम्हें 3 कॉन्जिगेटिव निकालने हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा निकालोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा निकालोगे, 8वां, 9वां, 10वां निकालोगे। तो ये कितने तरीके हो गए? अगर 10 चीजें तुम्हारे पास एक रो में रखी हुई हैं, A1, A2, A3, A9, A10, और उसमें से तुम्हें 3 कॉन्जिगेटिव चीजें निकालनी है, तो तुम्हारे ये 8 तरीके हो गए। फॉर्मूले की तरफ से क्या जाएगा? 10 चीजें थी, 3 कॉन्जिगेटिव लेनी है +1, तो ये कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। अगर मैं 10 कॉन्जिगेटिव चीजें, मैं 9 कॉन्जिगेटिव लेनी है, तो 10 - 9 + 1, तो 2 ही आएंगी। 1 से लेके 9 ले लो या 2 से लेके 10 तक की ले लो। तो कभी भी अगर n लगातार चीजें आपके पास एक रो में पड़ी हुई हो और आपको r कॉन्जिगेटिव चीजें उठानी हो, तो तरीके कितने आ जाएंगे? n-r+1। तो अगर तुम्हारे पास जो है, अगर तुम्हारे पास r/r साइज का स्क्वायर फॉर्म करना है चेस बोर्ड में, तो 9 - r+1 तरीके से तुमने क्या कर लिया? r+1 लाइनें कवर करनी होंगी, तो हमें r+1 लाइनें कवर करनी होंगी, कॉन्जिगेटिव लाइंस हॉरिजॉन्टल वाली, और r+1 कॉन्जिगेटिव लाइंस कवर करनी होंगी वर्टिकल वाली। कितनों में से? आउट ऑफ
9 आउट ऑफ 9। तो यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, n माइनस आर, आर की वैल्यू यहाँ पे r प्लस 1 है, प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 1 प्लस 1। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 9 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गए, r बाई आर साइज के स्क्वायर हो गए। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमारे पास चेस बोर्ड में 9 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं और 9 वर्टिकल लाइनें हैं। हमें अगर r बाई आर साइज का स्क्वायर फॉर्म करना है तो हमें r प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव लाइनें लेनी होंगी वर्टिकल वाली 9 में से, और r प्लस 1 हॉरिजॉन्टल लाइनें लेनी होंगी 9 में से, क्योंकि 9 लाइनें हॉरिजॉन्टल है 9 लाइनें वर्टिकल। तो r प्लस 1 हॉरिजॉन्टल लाइनें ले ली कॉन्जिक्यूटिव वाली, और r प्लस 1 वर्टिकल लाइनें ले ली। तो अब हमारे उससे क्या साइज आएगा, r बाई आर साइज का स्क्वायर आएगा। तो उस n माइनस आर प्लस 1 वाले फॉर्मूले में n के लिए 9 रख दी और r की जगह हो गया r प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है n माइनस आर का 9 माइनस आर का स्क्वायर बन गया। अब इसमें हम समेशन लगा दें कि साइज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, r की वैल्यू 1 से लेके 8 तक। तो ये जाएगा हमारे पास, r के वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर, ये 1/1 साइज के हो गए। r के वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2/2 साइज के कितने आएंगे, 7 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट 3 का स्क्वायर। जब r की वैल्यू 2 रखेंगे, r की वैल्यू 8 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर। ये किसके लिए, r के लिए 1, फिर 2, r के लिए 3, r की वैल्यू 5, r के लिए 6 सॉरी, फिर 7, फिर r के वैल्यू 8। तो ये तुम्हारे टोटल जब जोड़ लोगे तो 204 स्क्वायर्स आएंगे, ऐसा समझ में, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 204 स्क्वायर आ गए और एक नया फॉर्मूला भी डेवलप हो गया, n माइनस आर 9 माइनस आर का होल स्क्वायर। स्क्वायर बोर्ड के अलावा जैसे कोई दूसरा चेस बोर्ड, जैसे कुछ और टाइप का बोर्ड ले लें, जैसे 20/10 ले लें या 10/5 ले लें, कोई भी ले लें, तरीका वही रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हमसे कहते हैं कि 20/10 का एक रेक्टेंगल है, ठीक है। फाइंड स्क्वायर ऑफ साइज 5/8। 5/8 का जो है, सॉरी 5/5 कहते हैं, सॉरी गलती हो रही, आने का 5/5 का स्क्वायर कितने बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे 5/5 साइज के। तो ये 20/10 साइज का है, तो 20 लाइनें जो 21 लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी, उसमें से 6 ले ली प्लस 1, ये 10 है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइनें कितनी होंगी 11, और साइज क्या है 5, तो लाइनें कितनी लेनी होंगी 6 कॉन्जिक्यूटिव। अगर 5/5 साइज का लेना है तो 6 लाइनें हॉरिजॉन्टल लेनी पड़ेंगी और 6 लाइनें वर्टिकल कॉन्जिक्यूटिव लाइनें, ताकि इनके बीच की जो डिस्टेंस आ जाए वो 5 यूनिट आ जाए, ठीक है। कितनों में से, अगर 20/10 साइज है तो 21 हो गई हॉरिजॉन्टल लाइनें, 11 हो गई वर्टिकल लाइनें। इन हॉरिजॉन्टल लाइनों में से 6 कॉन्जिक्यूटिव हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, और इन 11 वर्टिकल लाइन में से 6 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिकल लाइन ले ली। तो दिस इज द आंसर फॉर स्क्वायर ऑफ 5/5 साइज, ठीक है। तो अब जैसे अगली क्लास में जब हमसे कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और अच्छे से क्लियर होगा, आज जाके इसको ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। कि जहाँ थ्योरी की जहाँ बात हो रही, तो थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो गया, कुछ क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में और कराते हैं, ठीक है। अब हमसे कहता है कि चेस बोर्ड में, बस ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, परेशान ना हो, ठीक है, बस छोड़ दो। चेस बोर्ड में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आएंगे एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स। यार स्क्वायर्स को हटा दिया जाए, क्योंकि रेक्टेंगल में तो स्क्वायर काउंट हो चुके थे, हम कह रहे हैं यार स्क्वायर्स को हटा के कितने रेक्टेंगल होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9c2 का स्क्वायर माइनस 204। ये 204 क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि हमने जो स्क्वायर निकाले थे वो कितने निकाले थे 204, ठीक है। तो यार होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में, यानी इसको जो कल हम देखेंगे अगली क्लास जो हमारा ट्यूटोरियल होगा इस पे, तो इसी जो आज हमने पढ़ाया उसको ढंग से पढ़ लेना, इस पे कुछ बेस्ड होकर क्वेश्चन लेके चले आएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कराएंगे इस पे, जिससे और तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ओके बाय, इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। रिवीजन जरूर कर लेना, ओके।